दोस्तों एक सुमित्रा नाम की महिला होती है जिसकी उम्र 40 साल के करीब होती है। सुमित्रा के दो बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे अपने पिता के साथ अलग ही रहा करते थे। दोस्तों सुमित्रा की गंदी आदतों की वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और अपने दोनों बच्चों के साथ दूसरी जगह जाकर रहने लगा था। जो कुछ भी वो कमाता था वो अपने पास ही रखता था और सुमित्रा को 1 रुपया भी नहीं देता था। दोस्तों सुमित्रा जिस मकान में रहा करती थी उस मकान में काफ़ी सारे कमरे खाली थे। सुमित्रा उन कमरों को किराए पर दिया करती थी। अभी के समय में सुमित्रा के पास 3 कमरे खाली होते हैं। उसने आसपास के लोगों से कह दिया था कि अगर कोई किराएदार आए तो बता देना, मेरे मकान में कमरे खाली हैं। दोस्तों इस तरीके से 4 दिन का समय जब गुजरता है तो एक 25 साल का नौजवान लड़का कमरा किराए की तलाश में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सुमित्रा का मकान बना हुआ था। वो आसपास के लोगों से पूछने लगता है कि यहां पर कोई कमरा मिल सकता है क्या। दोस्तों जो आसपास के लोग होते हैं वो सुमित्रा के मकान को बता देते हैं और कहते हैं कि सामने वाले मकान में आप चले जाइए, वहां पर आपको एक कमरा मिल जाएगा। दोस्तों जो ये लड़का होता है ये सुमित्रा के घर पर पहुंच जाता है, घर की बेल बजाता है, फिर सुमित्रा अंदर से निकल के आती है। दोस्तों सुमित्रा को जब ये लड़का देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सुमित्रा देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत होती है। वो सुमित्रा से कहता है कि मुझे आसपास के लोगों ने बताया है कि आपके मकान में कमरा खाली है, आप मुझे एक कमरा दे दीजिए। सुमित्रा उसे कमरा दिखाती है। इस लड़के को वो कमरा पसंद आ जाता है। उसके बाद लड़का उस कमरे में रहने लगता है। सुमित्रा उससे कहती है कि तुम मुझे एडवांस 2 महीने का किराया दे दो। दोस्तों ये लड़का उससे कहता है कि अभी तो मेरे पास किराया नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको किराया दे दूंगा। अब ये लड़का सुमित्रा के मकान में बड़े अच्छे से रहने लगा था और जो कुछ भी वो काम करने जाया करता था वो सुबह को जाता था और शाम को वापस आ जाया करता था। दोस्तों 3 दिन का समय जब गुजरता है तो सुमित्रा सोचती है क्यों ना अब इस लड़के से कमरे का किराया ले लिया जाए। दोस्तों सुमित्रा उसके कमरे के पास जाती है। इसका कमरा दूसरी मंजिल पर बना हुआ था। जैसे ही सुमित्रा इस लड़के के कमरे के पास जाती है तो उसके कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। सुमित्रा ये सब देख के बड़ी हैरान हो जाती है, परेशान आ जाती है और सोचती है कि आखिर इस लड़के के कमरे से ये अजीब अजीब आवाज़ें क्यों आ रही है, आखिर मामला क्या है। वो जैसे ही इस लड़के के कमरे की खिड़की में से झाँक कर जब देखती है तो ये लड़का अपने फ़ोन में कुछ गलत वीडियो देख रहा था और कुछ गलत हरकत भी कर रहा था। सुमित्रा जब ये सब देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो उल्टे पैरों ही अपने कमरे में आकर लेट जाती है और लगातार इसी के लड़के के बारे में सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा है और इसका मकसद है क्या। दोस्तों आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा होता है और सुमित्रा इसके साथ क्या करने वाली होती है, जब इसके बारे में आप जानोगे तो वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों ये लड़का सुमित्रा के घर पे किराएदार के रूप में जो रह रहा होता है इसका नाम आशु होता है और इसकी उम्र 25 साल के करीब होती है। ये एक नौजवान लड़का होता है, 6 फुट हट्टा कट्टा लड़का होता है। अभी इसकी शादी भी नहीं हुई थी। ये लड़का पास की ही कंपनी में जॉब किया करता था, सुबह को जाता था और शाम को वापस आ जाया करता था। दोस्तों 3 दिन तक इस लड़के को सुमित्रा के मकान में रहते हुए हो चुके थे। इसीलिए सुमित्रा सोचती है कि क्यों ना अब इस लड़के से किराया ले लिया जाए। सुमित्रा किराया लेने के लिए इस लड़के के कमरे के पास जाती है। इस लड़के का जो कमरा होता है वो तीसरी मंजिल पर होता है। जैसे ही सुमित्रा इस लड़के के कमरे के पास जाती है तो देखती है कि इस लड़के के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों सुमित्रा सोच में पड़ जाती है कि आखिर अंदर से ये अजीब अजीब आवाज़ें क्यों आ रही है, आखिर मामला क्या है। वो खिड़की में से झाँक कर जब देखती है तो ये लड़का अपने फ़ोन में कुछ गलत वीडियो देख रहा था और गलत हरकत कर रहा था। सुमित्रा ये सब देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है और उल्टे पैरों ही अपने कमरे में आकर लेट जाती है और इस लड़के के ख्यालों में खो जाती है और सोचती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा पति तो मेरे साथ नहीं रहता है, अब मेरी जो इच्छाएं हैं अब मैं अपनी इच्छाओं को इसी लड़के के साथ पूरी करूंगी। दोस्तों सुमित्रा ने अपना मन बना लिया था कि कैसे भी करके इस लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाना है और उसके साथ अपने रिश्तों को कायम करना है। दोस्तों 3 दिन के बाद जब चौथा दिन आता है तो सुमित्रा इस लड़के के कमरे में जाती है। सुमित्रा डायरेक्ट इस लड़के के कमरे में चली जाती है और इसके पास जाकर बैठ जाती है। ये लड़का सुमित्रा से कहता है कि हाँ मैडम जी, बस अभी आप 5 मिनट रुक जाइए, मैं आपको किराया दे देता हूँ। लेकिन सुमित्रा इससे कहती है कि मुझे आपसे किराया नहीं चाहिए,
अगर जो मैं चाहती हूँ वो तुमने मुझे दे दिया तो मैं तुम्हारा पूरा किराया माफ़ कर दूंगी। ये लड़का उससे कहता है कि मैं समझा नहीं मैडम, आप कहना क्या चाहती हो। फिर सुमित्रा इससे कहती है कि मैं कल रात तुम्हारे कमरे के पास आई थी और मैंने खिड़की में कुछ झांक कर देखा था कि आप अपने फ़ोन में क्या देख रहे थे और क्या काम कर रहे थे। दोस्तों ये लड़का जब ये बात सुनता है तो शर्मा जाता है और सुमित्रा से कहता है कि नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुमित्रा इससे कहती है कि देखो मेरा पति नहीं है, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। मैंने बड़ी उम्मीद अपने पति से लगाई थी लेकिन मेरा पति मुझे खुश नहीं रख पाया, इसीलिए वो मेरे दोनों बच्चों के साथ अलग रहने लगा। अब अगर तुम मुझे वो खुशी दे दो तो शायद मैं आपका किराया माफ़ कर दूंगी और जितने दिन तुम्हें यहाँ रहना है उतने दिन तुम यहाँ पर रह सकते हो। दोस्तों ये लड़का उसकी जब ये बात सुनता है तो मना नहीं कर पाता है और कहता है कि अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो इसमें लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, ऊपर से मेरा कमरे का किराया भी तो माफ़ हो रहा है। फिर ये सुमित्रा से कहता है कि ठीक है, अभी तो मैं खाना बना रहा हूँ, लेकिन रात के 11 बजे के आसपास तुम मेरे कमरे में आ जाना। दोस्तों फिर सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है और खाना पीना खाने के बाद वो लेट जाती है। जैसे ही 11 बजते हैं सुमित्रा इस लड़के के कमरे में पहुंच जाती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। दोस्तों 2 घंटे तक इन दोनों में यही काम चलता है। उसके बाद जब सुमित्रा संतुष्ट हो जाती है, उसे खुशी मिल जाती है, उसके बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। अब हर दिन इन दोनों का यही काम हो चुका था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था इन दोनों के अंदर खुशियां आती जा रही थी। सुमित्रा जब भी इस लड़के के कमरे में जाती थी तो उसके साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया करती थी। इस तरीके से दोस्तों 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद सुमित्रा कहीं ना कहीं गर्भवती हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जब जाती है तो जो रिपोर्ट निकल के आती है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि वो 3 महीने की गर्भवती हो चुकी है। दोस्तों अब सुमित्रा जब ये सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और वो रिपोर्ट लेके आशु के पास जाती है, जो कि किराएदार के रूप में इसके पास रहा करता था, इसके कमरे में रहा करता था। वो आशु से जाके पूरी बात बताती है, वो रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि आशु, हम दोनों के लिए बहुत खुशी की बात है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब मैं तुमसे शादी कर लूँगी और हम दोनों यहीं पर बड़े अच्छे से रहेंगे। दोस्तों आशु जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि उसकी तो शादी भी नहीं हुई है, अगर उसके घर परिवार वालों को इसके बारे में पता लगेगा तो लोग क्या क्या कहेंगे, उसकी तो बदनामी हो जाएगी। इसीलिए आशु डर जाता है और सुमित्रा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी, और तुम अगर ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों सुमित्रा जब ये बात सुनती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी सुमित्रा आशु से कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं थाने चली जाऊँगी और रेप केस तुम्हारे ऊपर लगवा दूँगी, तुम पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे। दोस्तों आशु जब ये बात सुनता है तो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अब इस औरत से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। दोस्तों एक रात ऐसी आती है दोस्तों कि आशु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि आज मैं कैसे भी करके इस औरत से पीछा छुड़ा लूँगा। दोस्तों वो सुमित्रा को फ़ोन करता है और अपने कमरे में आने के लिए कहता है। सुमित्रा खुशी खुशी इसके कमरे में आ जाती है। दोस्तों जब सुमित्रा इसके कमरे में आती है तो आशु एक गिलास में नशीला पदार्थ डाल के सुमित्रा को पिला देता है। फिर थोड़ी देर के बाद सुमित्रा को नशा हो जाता है। फिर आशु जो होता है मौके का फ़ायदा उठा के गला दबाकर उसकी वहीं पर हत्या कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों 2 दिन का समय जब गुजरता है तो आसपास के लोगों को कुछ महसूस होता है कि 2 दिन से सुमित्रा को हमने देखा नहीं है, आखिर वो गई तो गई कहाँ, क्योंकि हर दिन तो वो यहीं पर रहती है। दोस्तों कुछ लोग सुमित्रा के घर में चले जाते हैं और इधर उधर उसकी तलाश करने लगते हैं। तो एक कमरा जो होता है जो तीसरी मंजिल पर था, जिसमें आशु किराएदार के रूप में रहा करता था, उस कमरे की खिड़की में कुछ झांक कर जब देखते हैं तो सुमित्रा की लाश उस कमरे में पड़ी हुई थी। अब कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाता है। उसके बाद जब सुमित्रा की लाश ये लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर सुमित्रा की मौत कैसे हो सकती है। तुरंत ही पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है। फिर सुमित्रा की बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है। उसके परिवार वालों को खबर दी जाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों पुलिस जो होती है सुमित्रा के पति को भी बुला लेती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर ये क्या मामला है। दोस्तों सुमित्रा का पति पुलिस को बताता है कि देखो इसके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी अक्सर मेरे से झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उससे परेशान आके मैं अपने दोनों बच्चों को अलग जाके रहने लगा, अलग मकान में रहने लगा। अब उसके साथ क्या हुआ है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है।
लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि आखिर सुमित्रा के साथ क्या हुआ है इसके बारे में जानना। तो सुमित्रा का फ़ोन नंबर जब लिया जाता है और उसकी कॉल डिटेल जब निकाली जाती है तो इस उसमें कुछ संदिग्ध परिस्थितियां दिखाई देती है। एक आशु नाम का लड़का लगातार सुमित्रा से फ़ोन पर बातें किया करता था। दोस्तों इस लड़के की डिटेल निकाली जाती है और इसका एड्रेस निकाला जाता है। फिर इसके घर जब जाया जाता है तो इसे वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको थाने लेकर पहुंच जाते हैं। फिर आशु से पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो आशु कुछ बताता नहीं है, लेकिन जब डंडे का प्रयोग किया जाता है, इसे मारा पीटा जाता है, तो आशु टूट जाता है और पुलिस को पूरी बात बता देता है और कहता है कि हाँ, सुमित्रा को मैंने ही मारा है। फिर पुलिस इससे पूछने लगती है कि आखिर तुमने क्यों मारा है, आखिर इसका कारण क्या है। आशु पुलिस को समझाता है कि मैं सुमित्रा के घर पे किराएदार के रूप में रह रहा था। हम दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो चुके थे। सुमित्रा मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी और मुझसे शादी करना चाहती थी और इस बात का मेरे ऊपर दबाव बना रही थी। तो बदनामी के डर से मुझे ये काम करना पड़ा और सुमित्रा को रास्ते से हटाना पड़ा। दोस्तों अब पुलिस पूरी बात समझ जाती है। फिर आशु के ऊपर एक चार्जशीट बनाती है। उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों महीनों कार्रवाई होती है, सुनवाई होती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। आखिरकार दोस्तों आशु ने अपराध तो किया था, अब उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। इसीलिए आशु को आजीवन कारावास की सजा यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था दोस्तों कि हमेशा गलत कामों का अंजाम तो गलत ही होता है। दोस्तों सुमित्रा कहीं ना कहीं अगर अपने पति को समझती, अपने पति को समय देती और उसका पति भी उसे समझता और अपनी पत्नी को खुश रखता तो शायद सुमित्रा ये गलत कदम कभी नहीं उठाती। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है ना कि आप लोगों को अपने पारिवारिक जीवन में खुश रहना चाहिए, अपने परिवार को समय देना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके का गलत काम हो सकता है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।